यस और नो? नो सर। चलिए, कोई नहीं, थोड़ा सा मैं आज टाइम नहीं निकाल पाया, उसको देख नहीं पाया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा आजकल का वेट करो, मैं करवा दूंगा उसको, ठीक है, आप लोगों के कुबरनिटीज के सेशन के साथ में। तो अपन ओके आज सर। कुबरनिटीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो जस्ट 1 मिनट। क्या? एक सेकेंड। चलिए। सर डॉकर में एक डाउट था। बोलिए। जो अपन डॉकर कंपोज की एमएल फाइल बनाते हैं, तो हाँ। वहाँ पे जब अपन सर्विसेज में मल्टीपल इमेजेस सिलेक्ट कर रहे हैं यानी डिफरेंट इमेजेस, हम्म। तो कंटेनर स्टार्ट नहीं हो रहा सेकंड वाला, सिर्फ फर्स्ट वाला ही कंटेनर स्टार्ट होता है। वहाँ पे सिर्फ इमेज क्रिएट हो रही है सेकंड में। बट अगर अपन सेम इमेज ले रही है 2 बार, तो दोनों हम्म। कंटेनर स्टार्ट हो रहे हैं। फिर से बताइए एक बार, क्या बोला आपने? डॉकर कंपोज की जो एमएल फाइल रहती है, वहाँ पे अगर अपन एक ही इमेज 2 बार यूज कर रहे हैं, हम्म। कंटेनर कर रहे अप कर रहे हैं अपन उसको, तो वहाँ ठीक। पे 2 कंटेनर बन रहे हैं। अच्छा। बट अगर अपन 2 डिफरेंट इमेज कर रहे हैं, तो एक ही कंटेनर रनिंग स्टेट में आ रहा है और दूसरा की सिर्फ इमेज बन रही है। अच्छा, एक बार आप ना सर को, सुशांत सर को एरर शेयर कर देना, तो वो मेरे को शेयर कर देंगे, मैं चेक करके बता दूंगा, ठीक है, क्या एरर आ रहा है। फाइल ओके। शेयर कर देना और एरर दोनों शेयर कर देना, मतलब कि ये हो रहा है जो भी चीज़ है, ठीक है। ठीक है सर। चलिए, तो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आज कुबरनिटीज का इंट्रोडक्शन, राइट। तो किसी को पता है क्या कुबरनिटीज क्या होता है, क्यों यूज कर रहे हैं, क्या इसकी डिमांड है इंडस्ट्री के अंदर? एनीबॉडी कैन टेल? किसी को आइडिया? यस और नो? नो सर। नो सर। चलिए, ठीक है, तो चलिए अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, तो 1 मिनट थोड़ा सा मुझे जस्ट। चलिए, ठीक है, तो अपन ने अभी तक डॉकर पढ़ा, तो चलो डॉकर से नहीं, अपन स्टार्टिंग से आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अपन ने पढ़ा ऑन प्रीमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो ये तो सभी लोगों ने पढ़ा है ऑन प्रीमाइज के बारे में, कौन एक्सप्लेन कर सकता है बेटर कि ऑन प्रीमाइज का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे ऑन प्रीमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? इट मीन्स फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। करेक्ट। देखो, तो आज से 20 साल पहले आप जाओगे, 25 साल पहले जाओगे, तो क्या होता था, ऑन प्रीमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते थे। ऑन प्रीमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करने का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो पर्सनल बिल्डिंग पे बनेगा, ठीक है, और जो भी चीजें होंगी आप सारा कुछ मैनुअली बाय करोगे, लाइक आपको रैम चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए, एसएसडी चाहिए, लैन केबल चाहिए, ठीक है, सर्वर चाहिए, सीपीयू चाहिए, कूलिंग सिस्टम चाहिए, सारा A to Z आप क्या करते थे, खुद करते थे, राइट। बट उसके बाद क्या हुआ, क्लाउड पे माइग्रेट हुए, राइट। तो एक सेकंड रुकना जरा। ओके, राइट, सो अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, ऑन प्रीमाइज। तो आज से 15 साल 20 साल पहले की अगर अपन बात करें, तो हमारा जो एप्लीकेशन डिप्लॉय होता था वो कहाँ पर होता था, ऑन प्रीमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर। वहां पे क्या करते थे, ये आपने एक लैंड लिया या बिल्डिंग लिया, उस बिल्डिंग के अंदर आप रैक्स बनाते थे, राइट। ये आपके रैक हो गए। इन रैक में क्या करते थे आप, हार्ड डिस्क लगाते थे या फिर स्टोरेज डिवाइस कुछ भी, लाइक एसएसडी लगा दिया आपने। ओके, तो ये आपके स्टोरेज बन गया। इसे हम लोग स्टोरेज सर्वर के नाम से कॉल करते थे, राइट। इसी तरह से आप एक और सर्वर कहीं क्रिएट करते थे अदर लोकेशन पे, ठीक है, इसी की तरह, जिसे आप लोग क्या कॉल करते थे, एनएफएस, नेटवर्क फाइल सिस्टम, राइट। यस और नो? पता है, यस नहीं सर। पता, मुझे बता देना, देखो जो चीजें पता नहीं होगी उसे थोड़ा मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो एनएफएस के बारे में कितने लोगों को पता है? किसी को नहीं पता?
भाई कम से कम रिस्पॉन्स तो कर दो। अलग से पैसे लगते हैं नो क्या सर। बोलने के? पता है नहीं पता नेटवर्क फाइल सिस्टम एनएफएस के बारे में? नो सर। No, sir. चलो ठीक है, एनएफएस का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क फाइल सिस्टम। तो मैं लिख भी देता हूँ तो बेटर होगा आप लोगों के लिए। नेटवर्क फाइल सिस्टम। ओके। सो ये आपका जो नेटवर्क फाइल सिस्टम है, ये क्या होता था, जैसे आप लोग का एडब्ल्यूएस क्लाउड में आप लोग ईएफएस यूज करते हो। ईएफएस जो सर्विस होती है, इसको बोलते हैं हम लोग इलास्टिक फाइल सिस्टम। दोनों ही सेम चीज है, नेटवर्क फाइल सिस्टम और इलास्टिक फाइल सिस्टम, ठीक है। नेटवर्क फाइल सिस्टम हम लोग तब बोलते थे जब हम लोग ऑन प्रीमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते थे। उसके बाद जब हम लोग वर्चुअली मूव हुए, क्लाउड पे आए, तो हमने क्या किया, ईएफएस यूज किया। मतलब ये एडब्ल्यूएस वाले ने बोला कि अगर आप लोग एनएफएस को यूज करना चाहते हो तो हम लोग उसको एनएफएस नहीं ईएफएस बोलते हैं, इलास्टिक फाइल सिस्टम, ठीक है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि आपके पास एक स्टोरेज होता है जो कहीं रिमोट लोकेशन पे होता है, जो नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होता है। वहां पर आप अपना डेटा रख सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो, वहां पर डेटा मूव कर सकते हो, वहां से डेटा पुल कर सकते हो, फैच कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही थी। इसी तरह से आप यहाँ पर क्या करते थे, कूलिंग सिस्टम वगैरह सेटअप करते थे, राइट। क्या करते थे आप, कूलिंग सिस्टम लगाते थे आप। तो आपने कूलिंग सिस्टम सेटअप कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपके बहुत बड़े बड़े सर्वर्स होते थे, राइट। ये आपका सर्वर 1 हो गया, सर्वर 2 हो गया, ये आपका सर्वर 3 हो गया। ये आपके 3 सर्वर आपने क्रिएट कर लिए, मैं ऐसा मानता हूँ, राइट। तो ये आपका सर्वर 1 हो गया। नेक्स्ट आपका ये सर्वर 2 हो गया, राइट। इसी तरह से आप क्या करते थे, नेक्स्ट नया सर्वर आपका है नेटवर्क, ये सर्वर 3। तो आपने सर्वर बना लिया। अब उसके बाद इसको कनेक्ट करने के लिए आपका जो स्टोरेज डिवाइस है, इसको कनेक्ट करने के लिए आपको इंटरनेट डिवाइस की भी जरूरत पड़ेगी, प्लस इंटरनेट केबल की नीड पड़ेगी, जिसे हम लोग लैन केबल बोलते हैं, राइट। जिसे बोलते हैं लैन केबल। ये सारी चीजें आपको नीड पड़ती थी। सही बोल रहा हूँ, यस और नो? Yes, sir. यस सर। राइट, ओके। तो ये चीजें आपको नीड पड़ती थी, बट ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होती थी। क्या होता था, टू मच एक्सपेंसिव होती थी, राइट। तो हमने क्या किया, जब ये सारी चीजें महंगी पड़ी तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आया था वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। उसमें क्या करते थे आप, ये आपका सर्वर है, इस सर्वर के ऊपर आपने एक सॉफ्टवेयर डाला, लाइक ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स डाल दिया आपने, या फिर VMware डाल दिया, जो कि आज आप लोग मेरे सिस्टम पे भी देख सकते हो, ये VMware वर्क स्टेशन है। इसी तरह से बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, या फिर हम लोग उसे हाइपरवाइजर के नाम से भी जानते हैं। मतलब जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट में इनबिल्ट आता है, क्या आता है, हाइपरवाइजर, हाइपर वी के नाम से आता है, ठीक है। तो हाइपर वी हो गया, या फिर VMware हो गया, या फिर ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स हो गया आपका, राइट। तो ये सारी चीजें आप यूज करते थे। क्या करते थे, ये सारा का सारा ही आप यहाँ पर यूज करते थे। हाइपर वी, VMware, ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स, आप कोई भी यूज कर सकते हो। ये सारे क्या है, आपके वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है सर, ये सभी वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है। इससे बेनिफिट क्या होता है, सपोज ये आपका हार्डवेयर है, तो यहाँ पर तो देखो आपका हार्डवेयर है, सपोज ये इसका साइज आपने लिया 4 GB रैम, यस, एंड 320 GB SSD। आप इसका पूरा प्रॉपर फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे थे। आपको जितनी नीड थी उससे ज्यादा ये बेस्ट हो रहा था। आपको नीड है सिर्फ 2 GB की, बट आपको देना पड़ता था 4 GB। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा सा एडवांस लेके चलते हो, ऐसा ना हो कि एप्लीकेशन हैंग हो जाए, इसमें कोई दिक्कत आ जाए। तो हमने क्या किया, इस चीज को रिप्लेस किया, और हम लोग मूव हुए किस पे, वर्चुअलाइजेशन पे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये हमारा वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, राइट। तो जब वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया तो हमें यहाँ पर ये देखने को मिला, सपोज ये इस हार्डवेयर का साइज कितना है, 32 GB की रैम है, ओके, और 500 GB की SSD, राइट। हार्ड डिस्क भी ले सकते हो आप, डजेंट मैटर। तो आपने ये लिया, उसके बाद इसमें CPU आपका कितना है, आपने CPU बोला सर मेरा 5 कोर का है, ठीक है, जिसे आप लोग कोर i5 के नाम से जानते हो। तो 5 कोर CPU है आपके पास। अब
इसके बेस पे आप क्या कर सकते थे, इस पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन कर सकते हो, मतलब इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। सो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लाइक विंडोज आपने इस पे डाल दिया। ओके, नेक्स्ट आपने इसमें क्या किया, लिनक्स इंस्टॉल कर दिया। इसी तरह से अगर आपको नीड है तो आपने क्या कर दिया, इसमें मैक का भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया। ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, ये पॉसिबल ऐसे हुआ कि आप लोगों ने इनको वर्चुअली रिसोर्स दे दिया। आपके पास कितनी जीबी की रैम है, 32 जीबी। आप कितना, 8 8 जीबी के 4 वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो। तो आपने इसमें 8 जीबी का रैम दे दिया। ओके, और 500 जीबी है तो 120 जीबी का आपने एसएसडी दे दिया, किसको, अपने सर्वर 1 को, मतलब ये आपका जो है इसको। ओके, इसी तरह से सेम कॉन्फ़िगरेशन आपने इसमें भी दे दिया। ओके, आफ्टर दैट सेम कॉन्फ़िगरेशन आपने क्या क्लिक हो इसमें दे दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, VM1 कहला गया, मतलब वर्चुअल मशीन 1 हो गई। यस और नो। दूसरी आपकी वर्चुअल मशीन 2 हो गई, और तीसरी आपके पास जो आती है वो हो गई वर्चुअल मशीन 3, VM3, राइट। तो इससे क्या हुआ, आपके रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन अच्छी तरीके से होने लगा। क्या होने लगा सर, आपके जो रिसोर्सेज थे उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन जो है बहुत अच्छी तरीके से होने लगा, प्रॉपर तरीके से होने लगा। अब दिक्कत क्या आई, यार इसमें भी थोड़ा सा हमें कॉस्टली पड़ रहा है, इससे भी थोड़ा सा कुछ सस्ता आना चाहिए। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आया क्लाउड टेक्नोलॉजी का। किसका ऑप्शन आया सर, क्लाउड कंप्यूटिंग, यस और नो। क्लाउड कंप्यूटिंग का ऑप्शन यस। आया आपके पास। अब क्लाउड कंप्यूटिंग में आपके पास मल्टीपल टाइप के क्लाउड प्रोवाइडर आ गए, लाइक आपके पास आया एज्योर क्लाउड प्रोवाइडर, राइट, AWS क्लाउड वाला, GCP क्लाउड वाला, राइट। इसी तरह से आपका अलीबाबा क्लाउड है, अलीबाबा क्लाउड। उसके बाद सेल्स फोर्स क्लाउड हो गया आपका। और ऐसे भी मार्केट में आप जाओगे तो मोर देन 300 to 400 के समथिंग क्लाउड प्रोवाइडर हैं। कितने, 300 400 क्लाउड प्रोवाइडर आपके पास अवेलेबल है। आप कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर यूज कर सकते हो। सभी क्लाउड प्रोवाइडर का अपना अपना अलग अलग फीचर है, अलग अलग प्राइसिंग है, राइट। तो हमने क्या किया, हम क्लाउड कंप्यूटिंग में मूव हुए। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है, इन्होंने अपने बैकएंड में डेटा सेंटर बना रखा है। क्या किया हुआ है सर, इन्होंने अपने बैकएंड में डेटा सेंटर बना के रखा हुआ है। अब वो डेटा सेंटर बहुत बड़े साइज का है, तो इन्होंने क्या बोला कि आपको रैम चाहिए, हार्ड डिस्क लेना है, CPU लेना है, नेटवर्क केबल लेनी है, ठीक है, स्टोरेज बैकअप के लिए रखना है, कुछ भी चीजें आपको नीड है आपके सर्वर से रिलेटेड, आपके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी चीज की अगर आपको नीड है। गाइस यहाँ पर बारिश होने लगी है और हवा चल रही है, पावर कट हो सकता है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये सारी चीजें इन्होंने अपने बैकएंड में डेटा सेंटर में कॉन्फ़िगर कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि आप इन सर्विसेज को अगर हमारे यूज करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करो। आप क्या करो, आप अकाउंट क्रिएट करो। तो हमने AWS क्लाउड पढ़ा हुआ है, तो हम लोग AWS क्लाउड का ही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। किसका, AWS क्लाउड का ही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप अकाउंट क्रिएट करते हो। क्या करते हैं सर, आप अकाउंट क्रिएट करते हैं। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है फिर यहाँ पर जाते हो, आपके पास मल्टीपल सर्विसेज आती है, लाइक VPC मिलेगा आपको, सबनेट मिलेगा, IGW मिलेगा, राउट 53 मिलेगा, ओके, राउट टेबल मिलेगा, S3 बकेट मिलेगा, EC2 इंस्टांस मिलेगा, राइट, EBS मिलेगा, EBS स्नैपशॉट मिलेगा। इसी तरह से आप और भी थोड़ा सा आगे जाओगे, AWS लैम्डा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ECR मिलेगा, EKS मिलेगा, ECS मिलेगा। तो ये सारी सर्विसेज आपको मिलेंगी। उसके बाद इसी में आप जाओगे तो AWS
काइंड मिलेगा, उसके बाद AWS डेटा सिंक मिलेगा, ये सारी सर्विसेज है। ठीक है, उसके बाद AWS का आपका डायरेक्ट कनेक्ट मिलेगा, ये सारी सर्विसेज है AWS, ये सारी सर्विसेज आपको मिल रही है। इन सर्विसेज को आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आपका लैपटॉप बैठा हुआ है, ये यूजर है आपका। कौन है सर, ये आपका यूजर है। ये यूजर का काम क्या है, ये बात चाहता है कि ये आपकी AWS की जो सर्विसेज है उनका यूज कर ले। क्या कर ले, जो AWS की सर्विसेज है उनका यूज कर ले, राइट, ये यूजर। तो इसको क्या ऑप्शन दिया आपने, आपने बोला कि भाई साहब आप अपने अकाउंट पे यहाँ पर जाओ, www.aws मैनेजमेंट कंसोल, तो मैं aws.com लिख देता हूँ, ठीक है, इतना समझ जाओ। तो aws.com पे गया ये, क्या होगा, यहाँ पर बीच में इंटरनेट लगा हुआ है, राइट, क्या है सर, यहाँ पर इंटरनेट लगा हुआ है। तो यहाँ से ट्रैफिक आई आपकी, कहाँ से, यूजर से, यूजर से ट्रैफिक आई इंटरनेट से, इंटरनेट से इनका ये जो डेटा सेंटर का अकाउंट है, मतलब डेटा सेंटर पे ही बना है अकाउंट एक्चुअल में, उसकी इंफॉर्मेशन डेटा सेंटर में स्टोर है, वहां से ट्रैफिक यहाँ पर कनेक्ट हो रही, फिर आप पूरी सर्विसेज देख पा रहे हो और आप उनको यूज कर पाओगे। तो जो ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो रही है यूजर के बीच में और AWS के डेटा सेंटर के बीच में, तो ये कैसे ये एक्सेस कर पा रहा है सर्विसेज को, किसी को आइडिया, कोई बता सकता है मुझे। ये आपका इंटरनेट रखा हुआ है, यहाँ पर बीच में इंटरनेट है बस, और कुछ नहीं है, और ये आपका यूजर है, यहाँ पर कैसे एक्सेस कर पा रहा है ये AWS की सर्विसेज को, कोई बताएगा मुझे। किसी को आइडिया, यस और नो। नो सर। No, sir. चलो, ठीक है। तो आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, राइट, सुना है या नहीं? Yes. यस सर। तो ये Yes, sir. आपका बस उसी के काम में आता है, API के थ्रू ही आप यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हो। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, राइट। तो आपने ये चीजें देख ली, तो आप देखो कहाँ से कहाँ मूव हुए। सबसे पहले आप ऑन प्रीमाइस पे वर्क करते थे, ऑन प्रीमाइस से आप मूव हुए कहाँ पर, वर्चुअलाइजेशन पे, वर्चुअलाइजेशन से मूव हुए आप कहाँ पर, क्लाउड पे। अब क्लाउड पे भी आपको संतुष्टि नहीं हुई, आपने बोला क्लाउड पे भी हमारा पैसा नहीं बच रहा है, और भी पैसा बचाना है, तो आपने क्या किया, बाद में आप लेके आ गए कंटेनराइजेशन। क्या लेके आ गए, कंटेनराइजेशन। तो आते हैं थोड़ा सा, डॉकर कंटेनर आपने पढ़ रखा है, सभी ने पढ़ा, कोई ऐसा तो नहीं है जिसने डॉकर कंटेनर ना पढ़ा हो, पढ़ा है सर। सभी ने पढ़ा है, चलिए ठीक है, याद भी है सभी को, राइट। तो देखो, तो यस सर। कंटेनराइजेशन में क्या बेनिफिट हुआ, सपोज ये आपका EC2 इंस्टांस है AWS का, क्या है, ये आपका EC2 इंस्टांस है। इसमें क्या होता है, आपका सर्वर है ये, इसका कॉन्फ़िगरेशन आपने सपोज एग्जांपल ले लिया, 4 GB रैम, 120 GB की SSD, 3 कोर का CPU ले लिया आपने, ठीक है, 2 GB का ग्राफिक्स ले लिया आपने, ओके, ये सारा आपने ले लिया। अब यहाँ पर आपका एक एप्लीकेशन बना हुआ है, राइट, एप्लीकेशन का नाम आप कुछ भी दे दो, मैंने एग्जांपल के तौर पे ले लिया VLC, ठीक है। तो ये VLC मीडिया प्लेयर एप्लीकेशन बना है, इसको क्या करना है, आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करना है, किसी भी पर्पस के लिए आप लोग रन करना चाहते हो, लाइक टेस्टिंग पर्पस के लिए रन करना है, या फिर आपको रियल में ही एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपने ये EC2 इंस्टांस लिया, ये आपका विंडोज वाला है, कौन सा लिया सर आपने, विंडोज वाला लिया है। तो यहाँ पर आपका जो VLC मीडिया प्लेयर है वो कौन सा रन करवा रहे हो आप, विंडोज वाला, राइट। कल को इसी तरह से आपको क्या नीड पड़ी, आपने बोला मुझे लिनक्स वाला VLC चाहिए, तो आपने लिनक्स वाला VLC बना तो लिया, बट उसके लिए भी एक अलग से डेडिकेटेड सर्वर दोगे, तो यहाँ पर फिर आप एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करोगे, राइट, यही करते आए हैं आप लोग। Yes, sir. तो यहाँ पर आपने जो EC2 इंस्टांस क्रिएट किया, इस पे आपने क्या कर दिया, ये लिनक्स वाला हो गया। अब डजेंट मैटर कि आप अमेजोन लिनक्स ले रहे हो, उबंटू लिनक्स ले रहे हो, सेंटोस, रेड हैट, फेडोरा, ठीक है, काली लिनक्स, सूजे, बहुत सारे हैं मार्केट में, आप कोई भी ले लो, डजेंट मैटर, बट आपने लिया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, लिनक्स वाला। अब
लिनक्स वाला ऑपरेटिंग सिस्टम ले लिया आपने। अब यहाँ पर भी आपका ये वीएलसी मीडिया प्लेयर का जो एप्लीकेशन है ये आपने रन करवा लिया। चलो, तो आपके दो काम हो गए। अब कल को आपको इसी तरह से आपको एक और एप्लीकेशन बनाना है, मतलब वीएलसी मीडिया प्लेयर ही होगा, बट किसके लिए बनाना है? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, राइट। तो यहाँ पर ये आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वाला आप लोगे। तो एक चीज और आप लोगों के नॉलेज पर्पस के लिए बता दूं मैं कि आपको एडब्ल्यूएस जो मैक की एएमआई इमेज देता है, किसका? जो EC2 इंस्टांस आपका क्रिएट होता है ना, अभी तक आप लोग देखते आ रहे हो, ठीक है, किसका? मैक ओएस का। तो पहले नहीं देता था, जब मैंने एडब्ल्यूएस क्लाउड लर्न कर रहा था आज से 7 साल पहले, ठीक है, तो उस टाइम पे एडब्ल्यूएस वाला आपको मैक ओएस की इमेज नहीं देता था। अभी 1.5-2 साल से ये देने लगा है मैक ओएस की इमेज। तो आपने यहाँ पर क्या किया? मैक ओएस की इमेज ले लिया, ओके, और ये आपका बन गया। अब दिक्कत क्या आ रही है? इनका साइज कितना है? विंडो वाला जो वीएलसी मीडिया प्लेयर है इसका साइज है सिर्फ ओनली 50 MB। लिनक्स वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी, वीएलसी मीडिया प्लेयर, इसका साइज ओनली 25 MB। और जो मैक वाला वीएलसी मीडिया प्लेयर है इसका साइज ओनली 40 MB। सिर्फ 50 MB की वीएलसी मीडिया प्लेयर एप्लीकेशन है, 25 MB की वीएलसी मीडिया प्लेयर एप्लीकेशन है, 40 MB की वीएलसी मीडिया प्लेयर एप्लीकेशन। इनको रन करने के लिए हमें इतना हैवी सर्वर लेना पड़ रहा है। चलो, हमने ले लिया, अच्छी बात है, बट इसमें एक और ड्रॉबैक देखने को मिल रहा था कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें जो बाइनरीज एंड लाइब्रेरीज है, क्या है सर? बाइनरीज एंड लाइब्रेरीज, राइट, ये अननेसेसरी आपके पास आ रही है। देखो, जो बाइनरीज एंड लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड है वो तो आपके पास आए तो अच्छी बात है, बट अगर अननेसेसरी आ रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए ड्रॉबैक है। यस और नो? यस सर। तो हमने क्या किया? हम मूव हुए कंटेनर पे, राइट। तो मैं थोड़ा सा इनको यहाँ से डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पर आपने क्या किया? अब आपने बोला कि भाई साहब हमें कहीं नहीं जाना है, हम सिंपल सा एक EC2 इंस्टांस बनाएंगे। अब ये भी मैटर नहीं करता कि हम वो विंडो वाला इंस्टांस ले रहे हैं या फिर उबंटू का ले रहे हैं या फिर फेडोरा का या सूजे का या लिनक्स का, कोई सा भी ले लो आप। तो ये आपने ले लिया। अब इसके ऊपर आपने एक और चीज इंस्टॉलेशन कर दी, जो कि आपका डॉकर कंटेनर। तो पहले डॉकर का पैकेज डालते हो आप इसमें, राइट। तो जब आप इसमें डॉकर का पैकेज डालते हो तो ये बन जाता है आपका डॉकर होस्ट। क्या बन जाता है सर? डॉकर होस्ट बन जाता है। अब जब ये डॉकर होस्ट बन जाता है तो आप इसमें क्या करते हो? विद द हेल्प ऑफ डॉकर होस्ट आप इसमें छोटे छोटे कंटेनर क्रिएट कर लेते हैं, राइट। अब ये कंटेनर क्या होती है? लाइट वेट इमेज होती है। क्या होती है सर? दीज कंटेनर आर द लाइट वेट इमेज। तो ये आपकी लाइट वेट इमेज हुई। सेम चीज यहाँ पर भी आप कर सकते हो। ये छोटे छोटे कंटेनर्स आपने बनाना सीख लिया। अब आपको ये बेनिफिट क्या हुआ कि आपने एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम लिया जिसके अंदर आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंटेनर क्रिएट कर सकते हो। यस और नो? यही करते थे हम लोग। अगर आप चाहते यस हो सर। कि मुझे एनजिनिक्स वाला कंटेनर खड़ा करना तो एनजिनिक्स का ले लो, आपने बोला सर मुझे उबंटू लेना तो उबंटू का कंटेनर खड़ा कर दो। जो भी कंटेनर आपको क्रिएट करना आप क्रिएट कर ले रहे थे। तो इससे बेनिफिट ये है कि आपको भाई वीएलसी मीडिया प्लेयर 3 ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाना है। कौन कौन सा? विंडो, लिनक्स और मैक पे। तो आपको कहीं नहीं जाना है। ये दोनों इंस्टांस आपके फालतू खर्चे थे आपके, इनकी जरूरत ही नहीं रही आपको। क्या है? इनकी जरूरत ही नहीं रही। तो ये दोनों की कहानी खत्म यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर डॉकर होस्ट बनाया, इस पे मल्टीपल कंटेनर खड़े करे, इस कंटेनर पे आपने विंडोज वाला, लिनक्स वाला, मैक वाली इमेज ली और आपने इन पे अपने एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दिया। तो इससे आपका पैसा बचने लगा। यस और नो? तो यस सर। ये तो Yes, कहानी sir. थी आपकी सिर्फ ऑन प्रीमाइस से कंटेनर तक की, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? डॉकर को कंटेनराइज वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। इंटरव्यू में क्वेश्चन जरूर पूछता है ये कि कंटेनर और क्लाउड में क्या डिफरेंस है। तो जिसको पता है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा, जिसको नहीं पता वो स्टक हो जाए, ठीक है। तो कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन या फिर
कंटेनराइज वर्चुअलाइजेशन भी आप उसे बोल सकते हो, बट कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन बोलना थोड़ा सा इजी पड़ता है, तो हम लोग कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन अब समस्या ये आती है कि सर हमें जब हमने इतना कुछ कर लिया तो फिर कुबरनेटिस लर्न करने की क्यों जरूरत पड़ी। तो जरा ये समझो कि आप लोगों के डॉकर में क्या होता था। आप लोगों के डॉकर में दो तरह के नोड होते थे, एक होता था आपका मास्टर नोड, दूसरा होता था वर्कर नोड। क्या क्या होते थे, एक होता था आपका मास्टर नोड, दूसरा होता था वर्कर नोड। अब मास्टर नोड आपके पास यहाँ पर कितना होता था, एक ही होता था। वर्कर नोड कितने होते थे, जितनी आपकी चॉइस, आप 4 बना लो, 40 बना लो, राइट। तो यहाँ पर दिक्कत क्या आती थी पता है, मान लो कल को ये मास्टर नोड क्रैश हो गया तो क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर बैकएंड में एक और मास्टर नोड बना ली। ठीक है, बना लिया आपने, लेकिन मान लो वर्कर नोड में कोई दिक्कत आ रही, क्या करोगे, तो मास्टर नोड से मैनेज करोगे। बट भाई वर्कर नोड कंटिन्यू चल रहा है नहीं चल रहा, ठीक है, ये चीजें भी देखना है। और उसके बाद आपके जो कंटेनर है ना, ये कंटेनर अभी ओपन एरिया में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो कुबरनेटिस में क्या होता है, हमारे पास 3 वर्ड आते हैं, नोड, पॉड एंड कंटेनर, ठीक है। ये चीजें मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये 3 कंपोनेंट है जिनकी वजह से कुबरनेटिस थोड़ा सा पॉपुलर हुआ। अब ये ऐसा नहीं है कि ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट दूसरे होते हैं, अभी एक्सप्लेन करूंगा। बट ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्टर है कुबरनेटिस के, ठीक है। तो ये कहानी थी सारी आपकी कि प्रीम ऑन प्रीमाइस पे कैसे वर्क होता था, क्लाउड पे कैसे काम होता था, और उसके बाद कंटेनर पे कैसे काम हुआ। अब आते हैं थोड़ा सा अपन कुबरनेटिस की कहानी पे, ठीक है। तो चलिए आते हैं और थोड़ा सा मैं आपको कुबरनेटिस की हिस्ट्री स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, सबसे पहले ये समझो कि टाइप्स ऑफ कुबरनेटिस, मार्केट में कितने टाइप के कुबरनेटिस अवेलेबल है, किसी को पता है क्या, कोई मुझे बता सकता है कितने टाइप के कुबरनेटिस अवेलेबल है मार्केट में। नो सर। नहीं पता, चलिए ईकेएस के बारे में किसी से सुना है। हाँ सर, अमेजोन का। ठीक है, चलो जिन लोगों ने सुना है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं सुना वो लोग ध्यान से सुने। देखो, जो आपका ईकेएस है इसको बोला जाता है इलास्टिक कुबरनेटिस। क्या बोला जाता है, इलास्टिक कुबरनेटिस, ओके। उसके बाद एकेएस जो है ये किसी ने सुना है, ये एजोर वाले का है, एजोर कुबरनेटिस, ओके। उसके बाद जीकेई सुना है किसी ने, ये गूगल वाले का, गूगल कुबरनेटिस, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बताता हूँ इसकी हिस्ट्री क्या थी, कि पहले के टाइम पे गूगल बहुत ज्यादा अपडेट हुआ था, अभी भी अपडेटेड है गूगल। कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही, कोई भी चीज कंपटीशन हो रहा है गूगल से, गूगल उसको पछाड़ देता है, पीछे कर देता है, गूगल खुद आगे मूव हो जाता है, ओके। तो जो कुबरनेटिस का आविष्कार हुआ ऐसा मान लो, वो गूगल से हुआ था। तो सबसे पहले कुबरनेटिस को जिसने बनाया था वो कंपनी थी गूगल। तो गूगल ने कुबरनेटिस को बनाया था अपने यूज के लिए, बट बाद में इन्होंने क्या किया, कुबरनेटिस को ओपन सोर्स एंड फ्री कर दिया। क्या कर दिया सर, कुबरनेटिस को ओपन सोर्स एंड फ्री। ओपन सोर्स का मतलब कोई पता है किसी को, मुझे कहीं एक्सप्लेन कर सकता है थोड़ा सा, किसी को पता है, यस और नो। Anyone can use it and make changes into it. करेक्ट। देखो, ओपन सोर्स का मतलब होता है कि उसकी जो कोडिंग है ना, सोर्स कोड जो है वो फ्री अवेलेबल है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। और अगर उसको नॉलेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो वो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, यूज कर सकता है, इंटीग्रेट कर सकता है, और अपने हिसाब से मॉडिफाई करके नया कुबरनेटिस या फिर नया मॉडल तैयार करके मार्केट में प्रेजेंट कर सकता है। जैसे लिनक्स, आप लोगों ने सुना होगा लिनक्स के बारे में, अगर थोड़ा सा अच्छे से किसी ने एक्सप्लेन किया होगा तो, लिनक्स जो है आपका कर्नल का नेम है, नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम। कितने लोगों को पता है कि लिनक्स जो है वो कर्नल का नेम है, नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम, यस सर। राइट। सब पता है। तो लिनक्स इज अ कर्नल, लिनक्स इज द नेम ऑफ कर्नल, ठीक है। तो लिनक्स जो है वो कर्नल का नाम है। अब
बात आती है कर्नल क्या होता है। कर्नल भाई ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन कंपोनेंट होता है। बिना कर्नल के कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क नहीं कर पाता। तो क्वेश्चन आता है कि सर क्या लिनक्स वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल होता है? नहीं। आपका मैक में चले जाओ, मैक में भी कर्नल होता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कर्नल होता है, बट मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वाला अपना कर्नल किसी को नहीं देता। विंडोज वाला किसी को अपना कर्नल नहीं देता। इसलिए आप देखते हो कि जो भी विंडोज के वर्जन आते हैं, लाइक पहले विंडो एक्सपी चलता था, राइट। उसके बाद विंडोज 7 आया, उसके बाद विंडोज 8 आया, उसके बाद विंडोज 10 आया, अभी विंडोज 11 चल रहा है। और मैंने सुना है कुछ दिनों बाद विंडोज 12 भी लॉन्च होने वाला है, ठीक है। तो ये जो सारे विंडोज के वर्जन आ रहे हैं, ये कौन रिलीज कर रहा है? सभी को पता है, राइट। कौन कर रहा है रिलीज? माइक्रोसॉफ्ट। कौन कर रहा है सर? माइक्रोसॉफ्ट रिलीज कर रहा है इसको, राइट। तो भाई माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है। तो इसी तरह से मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी वर्जन आते हैं, वो कौन कर रहा है? वो भी एप्पल वाला कर रहा है। तो क्वेश्चन आता है सर लिनक्स में ऐसा क्यों है? तो लिनक्स का जो कर्नल है वो फ्री है, ओपन सोर्स है। तो यहाँ पर अलग अलग कंपनियां हैं, राइट। RHEL, रेड हैट, ये कंपनी है। इसने क्या किया? उसको यूज किया और मॉडिफाई करके मार्केट में प्रेजेंट कर दिया। उबंटू कंपनी है, इसने मॉडिफाई किया, यूज किया, मार्केट में प्रेजेंट कर दिया। सेंटोस ये आपकी। सूजे अलग चल रही है, फेडोरा अपने आप में अलग लेके चल रहा है। तो इन्होंने क्या किया? कर्नल उठाया लिनक्स का, मॉडिफाई करवाया अपने डेवलपर्स और मार्केट में प्रेजेंट कर दिया अपने अपने नाम से कि ये हमारा है। तो ये एक्चुअल में आप देखोगे तो इनको कोई सिर्फ रेड हैट नहीं बोल सकता। रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स, उबंटू लिनक्स, सेंटोस लिनक्स, सूजे लिनक्स, फेडोरा लिनक्स, सभी के लास्ट में लिनक्स क्यों आ रहा है? क्योंकि ये लिनक्स का कर्नल यूज कर रहे हैं। और जो लिनक्स का कर्नल जिसने बनाया था उस बंदे का नाम था लिनस टोरवाल्ड, ठीक है। तो इस बंदे ने, जिसने लिनक्स का लिनस टोरवाल्ड नाम का बंदा था, कर्नल बनाया था। उसने बोला कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट कंडीशन एक है कि आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाओगे उनके कर्नल भी ओपन सोर्स एंड फ्री रहेंगे। तो आज भी ये जो कर्नल हैं इनके, रेड हैट का हो गया, उबंटू का हो गया, सेंटोस, सभी के कर्नल आपको ओपन सोर्स एंड फ्री मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लिनक्स में मैं चला गया था, अभी वापस आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कुबरनेटिस की। तो आपका GKE जो है, गूगल कुबरनेटिस, ये क्या ओपन सोर्स एंड फ्री था। तो इसका यूज करके फिर लोगों ने अपने अपने तरीके से प्रेजेंट किया, लाइक EKS, AKS, ऐसे और भी मार्केट में मिल जाएंगे, राइट। इतना बात आया सभी को समझ में? ठीक Yes, है। sir. Yes. अब इसका कुछ अलग फीचर है क्या? बिल्कुल अलग फीचर है। क्या अलग फीचर है? आपका जो कुबरनेटिस है वो ऑटोमेटिंग डिप्लॉयमेंट, स्केलिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कंटेनर एप्लीकेशन, ठीक है, इन सबके लिए काम में आता है। किस किस के? एक बार लिख देता हूं। ऑटोमेटिंग डिप्लॉयमेंट, उसके बाद नंबर 2 पे आता है आपका स्केलिंग, ठीक है। चलो स्केलिंग अकेला मत लिखो, स्केलिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ कंटेनराइज्ड, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती, कंटेनराइज की चेक कर लेना, ठीक है। कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस, तो ये काम में आता है आपका कुबरनेटिस, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर आप कुबरनेटिस के बारे में पढ़ना चाहते हो तो आपको क्या होना चाहिए? डॉकर का नॉलेज होना चाहिए। तो हम लोगों ने डॉकर पहले से पढ़ रखा है, ठीक है। तो डॉकर क्या है? प्री रिक्विजिट है किसकी? कुबरनेटिस की। अगर आपको डॉकर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको कुबरनेटिस समझ में नहीं आए। क्वेश्चन आता है कि सर क्या डॉकर ही पढ़ना जरूरी? नहीं। डॉकर के अलावा भी मार्केट में लाइक एक पॉडमैन करके होता है, ठीक है, डॉकर भी है, ऐसे और भी। ये क्या कहलाते हैं? आपके कंटेनराइज्ड टूल है, ठीक है। तो आपको किसी भी कंटेनराइज टूल का नॉलेज है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप कुबरनेटिस को लर्न कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक सभी को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए। तो अब कुछ लोगों का कहना क्या है कि कुबरनेटिस जो है वो कंटेनराइज ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है। ये भी ठीक है भाई। क्या है? कुबरनेटिस जो है वो कंटेनराइज्ड या फिर कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल है। लिख देता हूँ। देखो ये सारी चीजें ना वर्ड क्लियर होने चाहिए, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल,
इसका मतलब कुछ नहीं, सिंपल सा फंडा है। कंटेनर को मैनेज करना, लाइक डिप्लॉयमेंट ऑफ एप्लीकेशन, ऑटोमेटिंग वर्क इन कंटेनर, ये सब। तो आपका जो डॉकर है, सॉरी कुबरनेटिस है, वो यही सब काम करता है, ठीक है। तो ये तो था बेसिक एक छोटा सा ओवरव्यू। अब आते हैं थोड़ा सा मेन कंपोनेंट क्या है, मेन चीजें क्या क्या है, ठीक है। तो हमारे कुबरनेटिस में मेनली जो है 7 टाइप के कंपोनेंट मिलते हैं। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। कितने कंपोनेंट होते हैं सर? कंपोनेंट्स ऑफ कुबरनेटिस, 7 कंपोनेंट होते हैं। अब वो कौन कौन से 7 कंपोनेंट होते हैं, उनके नाम मुझे भी थोड़ा सा भूल रहा है, आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 7 कौन कौन सा है? एपीआई सर्वर, शेड्यूलर, कंट्रोलर, मैनेजर, ये सब है। इनके बारे में अभी डिस्कस करूंगा, पहले ये समझो है क्या, ठीक है। तो नंबर 1 पे आता है आपका एपीआई सर्वर, नंबर 2 पे आपका आता है शेड्यूलर, ओके। नंबर 3 पे आपका आता है कंट्रोलर, नंबर 4 पे आता है ईटीसीडी, ओके। नंबर 5 पे आता है आपका क्यूब सीटीएल, नंबर 6 पे आता है आपका क्यूब प्रॉक्सी, नंबर 7 पे आता है आपका कंटेनर। ये 7 कंपोनेंट होते हैं कुबरनेटिस के। ये 7 कंपोनेंट जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कुबरनेटिस को स्मार्ट बनाने में, कंटेनराइज एप्लीकेशन रन करने में, ठीक है, माइक्रो सर्विसेज रन करने में, ये सब में काम आता है। अब थोड़ा सा मैं एक इसका एग्जांपल देता हूं, फिर एक्सप्लेन करता हूं कंपोनेंट ऑफ कुबरनेटिस, ठीक है। तो कुबरनेटिस को जरा ये समझो कि ये यूजफुल कैसे होता है, माइक्रो सर्विसेज का यूज होता है। माइक्रो सर्विसेज आपको एक्सप्लेन करूंगा, उससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, आप लोगों ने, सभी लोगों ने एक एप्लीकेशन यूज किया होगा, या तो नेटफ्लिक्स ले लो या फिर हॉटस्टार ले लो, राइट? हॉटस्टार, राइट? तो हॉटस्टार, इसमें क्या होता है, सभी लोग क्रिकेट देखते हैं। अभी लाइव क्रिकेट मैच चल रहा है, आज मुझे पता नहीं किस किस का है, मैं मैच में इंटरेस्ट नहीं रखता। तो सपोज दैट आपके पास बहुत सारे यूजर्स हैं, क्या है सर? बहुत सारे यूजर्स हैं, राइट? तो ये सब क्या है, आपके पास यूजर बैठे हुए हैं। ये भी आपका यूजर, ये भी आपका यूजर, ये भी आपका यूजर, ये भी आपका यूजर, ये भी यूजर, इतने सारे यूजर है। कितने? मैंने एग्जांपल ले लिया 1.2 CR, मतलब 1.2 करोड़ यूजर्स क्या कर रहे हैं एट अ टाइम, आपकी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। तो मान लो कल को ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन हैंग हो जाए, कभी होता है ऐसा। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग जाओगे आधार सेंटर में, अगर किसी ने, मान लो कल रात को, आज रात को मोदी जी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि कल सुबह 10 बजे से पहले पहले सभी लोग अपने आधार कार्ड में तुरंत के फोटो अपडेट करवा लें, अदरवाइज आधार कार्ड बंद हो जाए, तुरंत भीड़ लग जाएगी दुकानों पे, इनके सर्वर हो जाएंगे डाउन। मतलब गवर्नमेंट के कोई भी सर्वर देखोगे आप, अगर उस पर कुछ वर्क चल रहा है तो वो आपके सर्वर जरूर डाउन मिलेंगे। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। जैसे आपका आधार का सर्वर हो गया, उसके बाद ईपीएफओ का पोर्टल हो गया, उसके बाद आपका राशन जो मिलता है ऑनलाइन, ठीक है, आजकल वो बायोमेट्रिक वाला सिस्टम कर दिया गवर्नमेंट ने, वहां पर हो गया। फिर इसी तरह से एसबीआई बैंक का सर्वर भी बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, राइट? तो इन सबके सर्वर आपको डाउन देखने को मिलते हैं। बट कभी ऐसा क्यों नहीं होता यार कि हॉटस्टार का सर्वर डाउन हो जाए? क्योंकि ये लोग पैसा लगाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने में। तो इनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा होता है वो क्या होता है, माइक्रो सर्विसेज में रन होता है। जैसे कि यहाँ पर मान लो अभी ये कितने यूजर है, 1.2 करोड़, ठीक है। तो इनका एक कंटेनर, सॉरी कंटेनर नहीं बोलेंगे हम इसको, यहाँ पर एक इनका नोड है, उस नोड के अंदर मल्टीपल कंटेनर चल रहे हैं, ठीक है।
तो इन कंटेनर को इन्होंने मैनेज करके रखा हुआ है। अब बैकएंड में आप लोगों ने AWS क्लाउड में एक कॉन्सेप्ट सीखा था, लोड बैलेंसर एंड ऑटो स्केलिंग का, राइट? पढ़ा था? Yes, sir. लोड बैलेंसर एंड ऑटो स्केलिंग क्या होता है, सभी को पता है? दोनों सेम है या अलग अलग है? भूल गए? अलग अलग है। अलग अलग है, ठीक है। तो 1 मिनट में पानी पी लूं थोड़ा सा। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर लोड बैलेंसर ऑटो स्केलिंग का फंडा काम करता था क्लाउड में, बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास भी ऐसे ही ऑप्शन होगा, बट ये आपका क्या हो गया, नोड 1 हो गया, ठीक है। एक नोड ये हो गया आपका। इसी तरह से अगर लोड बढ़ रहा है, क्या होगा, एक और नोड आपके पास क्रिएट हो जाएगा। उस नोड के अंदर मल्टीपल आपके पास पॉड होंगे, कंटेनर होंगे। अभी पॉड और कंटेनर क्या होते हैं, इन पर ध्यान मत दो, वो चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है। बस इतना समझो कि आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है इन सभी पे, राइट। तो इनका एप्लीकेशन कभी डाउन नहीं होता है। और अब मान लीजिए कि कभी मान लो यूजर, आप लोगों ने देखा होगा, सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है। इंडिया में पब्लिक कितनी है, 100 करोड़ से ज्यादा, ठीक है। 115 करोड़ के समथिंग, राइट। तो मैंने बोला 115 करोड़ कहाँ पर, इंडियन सिटीजन है। उसके बाद पाकिस्तान की बात करें, मैंने बोला चलो 50 करोड़ है वहां पर पाकिस्तान में। अब हॉटस्टार इंडिया में भी चल रहा है, पाकिस्तान में भी चल रहा है, दोनों जगह देख रहे हैं। टोटल यूजर कितने हो गए आपके, एक साथ जब मैच स्टार्ट हुआ तब आपके पास यूजर हो गए 165 करोड़, ठीक है। आपके दो नोड चल रहे हैं यहाँ पर, दोनों नोड में आपके कंटेनर है, क्लस्टर है, नोड है, पॉड है, ठीक है, कंटेनर है, सभी कुछ रन हो रहा है, एप्लीकेशन मैनेज हो रही, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए ऐसा लगा कि इंडिया हारने वाली है, क्या हो रहा है, ऐसा लगा इंडिया हारने वाली है, तो 115 करोड़ में से मान लो 80 करोड़ लोग तो देखते ही होंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया ये लिया कि 115 करोड़ लोग देख रहे थे, उसमें से जब हारने लगी इंडिया तो अचानक से लोग क्या होता है, गुस्सा आ जाता, अरे इंडिया कैसे हार गई। एक बार मैंने देखा था, आज से 15-20 साल, 2012 में हुआ था वर्ल्ड कप का, तो इंडिया हार गई थी तो लोगों ने टीवी फोड़ दिया था। तो ऐसे ही होता है कि आज के टाइम पे चलो लोग टीवी मोबाइल तो नहीं फोड़ते, लोग समझदार हो गए, बट देखना बंद कर देते मैच। तो यहाँ पर भाई 165 करोड़ में से कितने यूजर बचे, सिर्फ 65 करोड़ बचे, राइट। तो अब 65 करोड़ बचे, 165 करोड़ के लिए दो नोट चाहिए थे, 65 करोड़ के लिए एक ही नोट सफिशियंट है। तो अब ये अपने आप चला जाएगा, गायब हो जाएगा, हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा, जैसे ऑटो स्केलिंग में होता था। तो इससे क्या होगा, कंपनी का पैसा बचेगा। तो आपकी जो माइक्रो सर्विस है वो इसी तरह से वर्क करती है। तो कुबरनेटिस जो है वो आपके एप्लीकेशन को माइक्रो सर्विस में रन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में अपन देखेंगे बाद में। इतना सभी को समझ में आया कि कैसे आपका हॉटस्टार एप्लीकेशन वर्क कर रहा है, और कुबरनेटिस कैसे उस चीज पे, माइक्रो सर्विस पे एप्लीकेशन रन करने के लिए हेल्प करता है, इस चीज को इंप्लीमेंट करके प्रोवाइड करवाता है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो अब मैंने आपको बताया कि इंटरव्यूअर आपसे पहला क्वेश्चन ही पूछ सकता है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ कुबरनेटिस। तो मैंने आपको बताया कि ये 7 कंपोनेंट है जो कि कुबरनेटिस के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, एपीआई सर्वर, शेड्यूलर, कंट्रोलर, ईटीसीडी, क्यूब सीटीएल, क्यूब प्रॉक्सी एंड कंटेनर। बट सर ये होते क्या है, तो जरा इनकी डेफिनेशन समझो, ठीक है। आ जाओ, तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एपीआई सर्वर, द सेंट्रल मैनेजमेंट पॉइंट फॉर द कुबरनेटिस क्लस्टर, इट एक्सपोज द कुबरनेटिस एपीआई विच क्लाइंट यूज टू इंटरेक्ट विद द क्लस्टर।
मतलब आपका जो क्लाइंट है वो क्लस्टर के साथ जब इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले जो रिक्वेस्ट आती वो आती कहाँ पर, एपीआई सर्वर के पास। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एपीआई सर्वर जो है वो सेंट्रल मैनेजमेंट पॉइंट है किसका, कुबरनेटिस क्लस्टर का। अब क्लस्टर क्या होता है वो आगे बात करेंगे, थोड़ा सा जब हमने डॉकर कंटेनर पढ़ा था उस टाइम पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया था क्लस्टर के बारे में, ठीक है। बट अभी इतना समझो कि जो आपका एपीआई सर्वर है वो क्या है, सेंट्रल मैनेजमेंट पॉइंट है किसका, कुबरनेटिस क्लस्टर का। इसका काम क्या होता है, इंटरेक्शन करवाना किस किस का, क्लस्टर और क्लाइंट के बीच में, ठीक है। तो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप लोग कभी देखा होगा बड़े हॉस्पिटल जाते हो आप लोग, क्या डायरेक्ट आप हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर के पास पहुंच जाते हो, नहीं। आप क्या करते हो, सबसे पहले रिसेप्शन में जाते हो, आप पूछते हो कि मेरे को ये तकलीफ है, ये डॉक्टर है क्या, बोले हाँ डॉक्टर अवेलेबल है, फिर पर्ची बनाएगा, फिर आप जाओगे, ट्रीटमेंट होगा, राइट। ऐसे ही सबसे पहले रिक्वेस्ट आती है एपीआई सर्वर के पास, फिर एपीआई सर्वर उसको अलाउ करेगा, क्लस्टर के पास भेजेगा, ठीक है। तो नंबर 2 पे आता है आपका शेड्यूलर। अब शेड्यूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर शेड्यूलिंग कंटेनर्स ऑन टू नोड्स बेस्ड ऑन रिसोर्स रिक्वायरमेंट एंड कॉन्स्टेंट। तो जो आपका शेड्यूलर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी आपके कंटेनर्स है उनको नोड पे शेड्यूल करना, किसके बेस पे, रिसोर्स जो है रिक्वायरमेंट उसकी बेस पे, ठीक है। सपोज आपने बोला कि मुझे 200 कंटेनर रन करने, तो 200 कंटेनर रन करने के लिए नोड पे कौन शेड्यूल करेगा, आपका शेड्यूलर। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके शेड्यूलर की। नंबर 3 पे आता है कंट्रोलर मैनेजर, ठीक है। तो कई लोग इसको कंट्रोलर ओनली भी बोलते हैं और कई लोग कंट्रोलर मैनेजर भी बोलते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है, मॉनिटर्स द स्टेट ऑफ क्लस्टर एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस सच एज स्केलिंग डिप्लॉयमेंट और रीस्टार्टिंग फेल्ड कंटेनर। भाई आपके पास 200 कंटेनर चल रहे हैं, कोई कंटेनर फेल हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है, कुछ और चीज हो रही है, वो चीज कौन मैनेज करेगा, आपका कंट्रोलर। मान लो कोई कंटेनर में कोई दिक्कत आ गई, उसको रीस्टार्ट करना है या कुछ और चीजें करना, कौन मैनेज करेगा, आपका कंट्रोलर। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंट्रोलर की। नेक्स्ट आता है आपका ईटीसीडी। ईटीसीडी जो होता है वो आपका डेटाबेस कहलाता है, किसका, मास्टर नोड का, ठीक है। तो ये चारों कंपोनेंट है, ये मास्टर नोड के कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं, ये जो चारों कंपोनेंट है ये मास्टर नोड के कंपोनेंट होते हैं। तो ईटीसीडी जो है वो डेटाबेस है किसका, मास्टर नोड का। इसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है की पेयर के फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में स्टोर होती है, की पेयर के फॉर्मेट में। की पेयर का मतलब कितने लोगों को पता है, किसी को पता है, यस और नो। की पेयर या की एंड वैल्यू। करेक्ट। जैसे यहाँ पर हमने लिखा नेम, नेम की वैल्यू दे दी अपन ने विवेक, राइट। तो नेम क्या हो गया, की, विवेक क्या हो गई उसकी वैल्यू। तो की पेयर के फॉर्मेट में स्टोर करता है। तो जो भी वैल्यूज होंगी, जो भी डेटा होगा वो किस फॉर्मेट में स्टोर होगा, की पेयर के फॉर्मेट में स्टोर होगा। अब उसमें क्या क्या चीज आती है, लाइक क्लस्टर हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया, उसका मेटा डेटा हो गया, ये सारी चीजें कहाँ स्टोर होती है, ईटीसीडी के अंदर स्टोर होती है। तो इसको ईटीसी डेटाबेस के नाम से भी कॉल किया जाता है, और ये डेटाबेस ही होता है किसका, मास्टर नोड का। ये चारों के चारों जो होते हैं आपके मास्टर नोड के कंपोनेंट होते हैं। और इन्हीं चारों कंपोनेंट को जो है तो कंट्रोल प्लेन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर, कंट्रोल प्लेन। क्या बोला जाता है, कंट्रोल प्लेन, ठीक है। तो ये 4 कंपोनेंट हो गए। अब जो बचे हुए 3 कंपोनेंट है वो होते हैं वर्कर नोड के। तो ये तो मास्टर नोड के कंपोनेंट थे, ठीक है। नेक्स्ट आपके जो बचे हुए 3 कंपोनेंट है वो है आपके वर्कर नोड के। कौन कौन सा, क्यूबसीटीएल हो गया आपका, तो उसके क्यूब प्रॉक्सी हो गया, उसके बाद कंटेनर हो। चलो थोड़ा सा इनके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं क्या है ये चीज, ठीक है। देखिए, तो जो क्यूबलेट होता है ये क्या होता है, एन एजेंट दैट रन ऑन ईच नोड इन द क्लस्टर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग दैट कंटेनर्स आर रनिंग इन अ पॉड। तो देखो आपका जो क्यूबलेट होता है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये चेक करना
कि आपके जो कंटेनर्स हैं वो एक पॉड के अंदर रन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये काम किसका होता है, क्यूबलेट का होता है। नेक्स्ट आता है क्यूब प्रॉक्सी। अब ये क्यूब प्रॉक्सी का काम क्या होता है, तो नेटवर्क मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी काम होता है वो आपका क्यूब प्रॉक्सी को होता है। लाइक maintains network rules on node, enabling communication between different pods and external traffic, okay। तो ये सारे काम किसके होते हैं, क्यूब प्रॉक्सी के। तो इंटरव्यूअर कई बार, बहुत बार, ज्यादातर इसमें से पूछता है क्यूब प्रॉक्सी क्या होता है। क्यूब प्रॉक्सी क्या होता है, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ वर्कर नोड, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, क्यूब प्रॉक्सी इज अ component of Kubernetes which is useful to manage network, okay, and responsible for communication between different pods and external traffic। समझ में आया सभी को। Yes, sir. नेटवर्क ट्रैफिक से मैनेजमेंट का रिलेटेड जो भी काम होगा वो किसका होगा, क्यूब प्रॉक्सी का होगा। नेक्स्ट आता है आपका कंटेनर रन टाइम। अब कंटेनर रन टाइम में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर जो होता है, एक सेकेंड, चलिए, ठीक है। तो जो आपका कंटेनर रन टाइम होता है वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग कंटेनर सच एज डॉकर, कंटेनर डी और क्रैम। मतलब जो आपका कंटेनर रन टाइम होता है वो सिंपल सा मान के चलो कि एक कंटेनर रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या कंटेनर खुद रन होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि आपका डॉकर कंटेनर ही हो सकता है इसमें कंटेनर डी हो या फिर और कोई चीज हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना। अब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पॉड के बारे में, ठीक है। पॉड क्या होता है, द स्मॉलेस्ट डिप्लॉयबल unit in Kubernetes consisting of one or more container that share network storage resources, pods run on nodes, ठीक है। तो ध्यान से समझो थोड़ा सा कि ये आर्किटेक्चर कैसे वर्क करता है। देखो, ये आपका क्या होगा, नोड हो गया। क्या हो गया, नोड। एक नोड के अंदर मल्टीपल पॉड होंगे। ये आपका पॉड वन हो गया। चलो, पॉड जो होता है वो राउंड सर्कल में ही बना देता है अपन। एक पॉड ये हो गया आपका, दूसरा पॉड ये हो गया, तीसरा पॉड ये हो गया आपके पास, और चौथा पॉड ये हो गया, ठीक है। अब इन पॉड के अंदर मल्टीपल क्या होते हैं सर, कंटेनर्स रन होते हैं। ये आपका कंटेनर वन हो गया, कंटेनर टू हो गया, कंटेनर थ्री, फोर। ओके, तो ये जो आर्किटेक्चर बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है, दिमाग से उतरना नहीं चाहिए, ठीक है। क्या क्या है सभी को पता है ना। सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी होती है, ये सबसे बाहर वाली जो लेयर है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नोड। नोड, ठीक है। उसके बाद जो इंटरनल लेयर है सेकंड, मतलब इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉड। पॉड। क्या बोलते हैं, पॉड, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या है, पॉड। पॉड के अंदर क्या बचा हुआ आपका जो है वो है कंटेनर, ठीक है। तो ये चीज आपको बस ध्यान में रखनी है और कुछ नहीं। तो नोड हो गया, पॉड हो गया, और पॉड के अंदर हो गए कंटेनर, ठीक है। अब बात आती क्लस्टर की। तो क्लस्टर क्या होता है, तो देखो ये जो नोड है ये क्या होता है आपका, जस्ट काइंड ऑफ EC2 होता है, राइट। तो एक EC2 जो है वो आपका एक नोड हो गया। तो मल्टीपल जो नोड का कलेक्शन होता है वो आपका क्लस्टर कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, क्लस्टर। तो ये आपका सपोज एक क्लस्टर आपने रेडी किया, ठीक है। तो इसके अंदर आपने एक और नोड बना लिया, इसी तरह से एक नोड आपने ये तैयार कर लिया। तो आपके पास नोड वन, नोड टू, नोड थ्री, तीन नोड हो गए। तीनों नोड के अंदर आप पॉड क्रिएट कर सकते हो, कंटेनर रन कर सकते हो। तो आपका ये जो ऊपर सबसे बाहर वाली लेयर होगी ये आपकी कहलाएगी क्लस्टर। क्या कहलाएगा सर, क्लस्टर, ठीक है। तो अभी उम्मीद करता हूँ कि क्लस्टर क्या होता है, नोड क्या होता है, पोड क्या होता है, कंटेनर क्या होता है, इतना क्लियर हो गया सभी को। Yes, sir. ओके, देखो तो ये सारी चीजें मैं एक बार थोड़ा सा इसको अलग पेज में लिख देता हूँ।
ताकि आप लोग इसको आराम से याद भी कर लेना। देखो, आपको ये वर्ड याद होने चाहिए और पता भी होने चाहिए। नोड क्या होता है? चलो, नोड सबसे पहले आता है क्लस्टर। ठीक है, क्लस्टर के बाद नोड, नोड के बाद पॉड, पॉड के बाद कंटेनर। ठीक है, तो ये चार चीजें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आपके 7 कंपोनेंट ऑफ कुबरनेटिस, ये क्लियर होने चाहिए। तो 7 कंपोनेंट में क्या है? एपीआई सर्वर, उसके बाद नेक्स्ट क्या था आपका? कंट्रोलर, शायद शेड्यूलर था, राइट? शेड्यूलर, कंट्रोलर, उसके बाद ETCD, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो था वो था क्यूब CTL, क्यूबलेट था, राइट? क्यूबलेट, उसके बाद क्यूब CTL, सर ट्यूब प्रॉक्सी था। सॉरी क्यूब प्रॉक्सी है, क्यूब प्रॉक्सी, और उसके बाद नेक्स्ट जो था आपका वो था कंटेनर। ठीक है, तो ये 7 कंपोनेंट आपको पता होने चाहिए। तो इतना सभी लोग क्लियर कर लेना दिमाग में। अगर ये सारे वर्ड आपको आज कल तक में क्लियर हो गए तो ये मान के चलो कि आपको कुबरनेटिस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली कुबरनेटिस लर्न कर पाओगे। बट अगर ये वर्ड क्लियर नहीं होते, माइंड में इनकी पिक्चर फिक्स नहीं होती है कि क्लस्टर क्या होता है, नोड क्या होता है, पॉड क्या होता है, कंटेनर क्या होता है। ठीक है, कंटेनर तो क्लियर हो गया होगा क्योंकि सिंगल इंडिविजुअल कंटेनर की बात हो रही थी वहां पर। अब यहाँ पर क्लस्टर है, क्लस्टर के अंदर नोड है, नोड के अंदर पॉड है, पॉड के अंदर कंटेनर है। कितनी सारी चीजें, लेयर बाई लेयर है, राइट? तो ये सारी चीजें जब क्लियर होगी तभी आप कुबरनेटिस को आसानी से समझ पाओगे और लर्न कर पाओगे। बात आई सभी को समझ में? Yes, sir. यस सर। चलिए, ठीक है। तो अपन फिर मिलते हैं कल, सॉरी कल सैटरडे, अपन मिलेंगे मंडे को। मंडे को अपन देखेंगे कुबरनेटिस इंस्टॉलेशन लैब। ठीक है, उसके लिए आपका जो लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए वो कम से कम कोर i3 हो या फिर i5 हो। ठीक है, i3 i5 चलेगा। SSD होना चाहिए, सबसे बेटर ऑप्शन है। उसके बाद आपके पास 4 से 8 GB का, 8 GB का रैम है अगर, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज 4 GB में भी आप काम चला सकते हैं। ठीक है, बट 8 GB में जो है तो बहुत ज़्यादा अच्छा सिस्टम आपका रहेगा। तो हम लोग को जो कुबरनेटिस इंस्टॉलेशन के लिए होगा, नीड होगा, वो इतना सारा स्पेस रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, अब कई बार ऐसा भी होता है, बंदे बोलते हैं सर हमारे सिस्टम पे इतना लोड क्यों देना। तो देखो, हमारे पास फिर और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे काटा कोडा एक वेबसाइट है, यहाँ पर भी आप कुबरनेटिस कर सकते हो। बट देखो, कुबरनेटिस में जो ज्यादातर प्रॉब्लम्स आती है ना, कंटेनर पे, कुबरनेटिस पे जो प्रॉब्लम्स आती है वो ट्रबल शूटिंग की आती है। कौन सी आती है सर? ट्रबल शूटिंग वाली। जैसे कल अपना प्रोजेक्ट में एक एरर देखने को मिल गया, वो क्या है? एक ट्रबल शूटिंग। ऐसी कुबरनेटिस में हमें ट्रबल शूटिंग देखने को मिलती है। तो ट्रबल शूटिंग आप तभी फेस करोगे, तभी मिलेंगी आपको, जब आप क्या करोगे, क्या करेंगे बताइए? जब आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉलेशन करेंगे। अगर आप काटा कोडा में करोगे तो आपको ऐसी कोई एरर देखने को ही नहीं मिलेगा। वो सिंपल इंस्टॉलेशन रहता है, आप उसमें बस कंटेनर बनाओ, पॉड बनाओ, ठीक है, क्लस्टर बनाओ, तो वो सारी चीजें बहुत आसान हो जाती है, उसको आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, आपके सिस्टम में करोगे तो उसमें फायरवॉल का इशू आएगा, हाइपरवाइजर का इशू आएगा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए सबसे बेटर ऑप्शन क्या है आपके पास, कि आप सिस्टम में करो। क्लियर है अरे सब? क्लाउड पे नहीं कर सकते क्या अपन? सॉरी, क्लाउड पे नहीं कर सकते कर सकते हैं, इसलिए पे? क्लाउड पे भी कर सकते हैं। बट जो क्लाउड और काटा कोड है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उस पे आपको प्रॉब्लम्स रियल टाइम वाली जो है, इशूज, ट्रबल शूटिंग जो वहां पर फेस नहीं होते हैं। ठीक है, सर कंपनी में तो क्लाउड पे यूज करते होंगे ना? हाँ कंपनी में क्लाउड पे ही करते हैं, बट जो प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ मैं, उनकी बात हो रही है। ठीक, कंपनी में तो अलग अलग होता है, कोई क्लाउड पे यूज कर रहा है, कोई VM पे यूज कर रहा है, और कई ऑर्गेनाइजेशन तो EKS AKS यूज कर रही है। ठीक है, तो वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग चलता है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।
अपना पर्पस है कि जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। बात आई समझ में? Yes, sir. चलिए, तो फिर मिलते हैं अपन मंडे को। ओके, तो गुड हेलो नाइट ऑल ऑफ यू। हाँ बोलिए। हेलो जी सर वो जी। डॉक्यूमेंट भेजो ना डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंटेशन कौन सा? ये सर अभी आपने जो ये ये बताया 7 ना। कंपोनेंट जो कुबरनेटिस के, हाँ हाँ मैं सर को शेयर कर दूंगा तो आप ले लेना उनसे। ठीक है सर। और सर वो प्रोजेक्ट का लैब है ना, सो सर एक बार फिर से वो बताओ ना एरर क्यों आया था क्यों नहीं, क्योंकि पिछले बार भी वो सर ने प्रोजेक्ट किया था ना, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था। सॉरी। वो जो प्रोजेक्ट है ना अपन ने लिया था कल, हाँ, तो एंड तक नहीं हुआ ना वो प्रोजेक्ट। वो एंड हो गया है, उसमें बस एक छोटा सा पासवर्ड का मतलब ऑथेंटिकेशन का परमिशन का इशू आ रहा है, वो मैं आपको एक बार करवा दूंगा। हाँ सर वो करवा दो ना, अभी 2 दिन तो नहीं नहीं, टाइम है। बिल्कुल कराऊंगा, उसकी टेंशन मत लो आप। ठीक है सर ठीक चलिए। है, चलिए। और गुड सर नाइट सुनो तो। ना, हाँ हाँ बोलिए। सर लास्ट टाइम वो प्रोजेक्ट का बता रहे थे आप, शायद वो उसका था टेराफॉर्म का। तो हाँ उस टाइम में ये कुछ तो था ना, वो बूटिंग के टाइम में कुछ एरर आया था, तो आपने AWS में केस रेज किया था, तो उसका रिजॉल्व हो गया क्या? क्या है, हेलो मैं बोटिंग वाला ऐसा कुछ एक मिनट सर। नहीं, ऐसा तो वो कुछ नहीं। प्रॉब्लम फेस आया था आपको कुछ, तो वो उनको EC2 चाहिए था वो विंडोज 10 और 11 के लिए। हम्म। हाँ तो उसका उस टाइम वो प्रॉब्लम आ रहा था बूटिंग का कुछ तो। हाँ हाँ, वो हाँ वो AWS टीम ने करवाया था, तो वही मैं आपको बता रहा था, जो रियल टाइम पे हमने प्रॉब्लम फेस किया था, हम्म। वो ये प्रॉब्लम हमने रियल टाइम पे फेस किया था, जो कि काफी लंबे टाइम तक चला था, जिसे हम सॉल्व नहीं कर पाए थे। तो उनकी उनकी तरफ से हो गया था बाद में? हो गया था, बट 25 दिनों के बाद उसका सॉल्यूशन दे पाया था AWS। अच्छा अच्छा। वो क्या, उनके बैकएंड में डेटा सेंटर में कुछ इशू था, जो कि अपन नहीं देख सकते ना, वो उनका हार्डवेयर है। भाई अब हम तो हम्म। यहाँ से वर्चुअली कर रहे हैं। अब सपोज मैंने आपको बोला कि अपन जूम मीटिंग पे कनेक्टेड है। अब हम्म। जूम मीटिंग पे कनेक्टेड होने के बाद मेरा इंटरनेट स्लो है, अब आपको थोड़ी पता चलेगा कि क्यों स्लो है। मुझे चेक करना पड़ेगा ना इंटरनेट क्यों स्लो है, ऐसा तो नहीं रिचार्ज खत्म हो गया हो। हाँ राइट। सर बिल्कुल। तो ऐसे ही उनका था कि भाई जो प्रॉब्लम है वो उनके हार्डवेयर के एंड से था। वर्चुअली तो सिस्टम हम ऑफ कर रहे हैं, तो बाकायदा सिस्टम ऑफ हो रहा है, तो बैकएंड में भाई उसका CPU भी वो होना चाहिए, बट वो हो नहीं रहा था, तो वो उनके बैकएंड का इशू था। ओके सर। ठीक है, चलिए। सो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, फिर मिलते हैं अपन मंडे को। ओके, Yes, sir. चलिए, ओके, Good टेक night, केयर sir. गाइस। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट।